हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर जाके देखो। उसमें मैंने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स को अच्छे से डिफाइन किया है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। The first step of organizing is identifying and division of work. At this step, the total work is divided into various activity. For example, the various activity of mobile phone manufacture company can be like this: purchase of raw material, purchase of manufactured parts, productions, research, advertisement, sales, etc. तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला पॉइंट और पहला प्रोसेस बताता है कि आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी काम होते हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और उन कामों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे कि मान लो हम अगर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कंपनी का एग्जाम्पल ले तो उसमें बहुत सारे तरीकों के काम होते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को खरीदना, फिर मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को खरीदना, प्रोडक्शन करना, रिसर्च करना उसके बारे में, एडवर्टीजमेंट करना, सेल्स करना, और बहुत सारे काम इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अंडर दिस प्रोसेस सिमिलर एक्टिविटी और एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर आर ग्रुप टुगेदर एंड असाइन टू फ्रॉम अ डिपार्टमेंट। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे सेम नेचर के काम होते हैं, सेम नेचर की जो एक्टिविटीज होती है, उसको हम एक पार्ट में रखते हैं और उसको एक डिपार्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। उसको एक डिपार्टमेंट बना देते हैं और उस डिपार्टमेंट के सारे ही लोग उसी काम को करते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट उनसे अलग होते हैं। तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। एट दिस स्टेज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पोस्ट आर डिसाइडेड। सच अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोस्ट आर प्रिपेयर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि जितनी भी अथॉरिटीज होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बारे में यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, और ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही बनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके लास्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशन। इट इज वेरी नेसेसरी टू क्लियर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एवरीबडी नो हु इज हीज और हर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट रिलेशन क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने भी वर्कर्स होते हैं या जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, उनको हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि उनके सुपीरियर कौन है, उनसे हेड कौन है और उनके सबऑर्डिनेट कौन है, उनके अंदर कौन कौन काम करते हैं और उनके काम क्या और कैसे होने चाहिए। तो ये रहा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम लोग टोटल 6 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑथोरिटी इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। An organization born out for mutual relationship is called informal organization and it emerges automatically. तो यहाँ पे पहले पॉइंट में मीनिंग में बताया जा रहा है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मैनेजर्स या मैनेजमेंट ही इसको क्रिएट करते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को दिखाता है और अथॉरिटी के बारे में बात करता है। वहीं अगर हम लोग इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल जो होता है वो म्यूचुअल रिलेशंस के साथ क्रिएट किया जाता है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली ही बन जाती है रिलेशंस की वजह से। इसमें किसी भी तरीके कोई भी फोर्स की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। वहीं अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इट इज स्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ द रूल एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज स्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ सोशल रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें ये बताता है कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफाइंड, इट मूव अकॉर्डिंग टू दी स्केलर चेन। कम्युनिकेशन इज नॉट डिफाइंड, इट कैन बी मूव इन एनी डायरेक्शन। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसका जो कम्युनिकेशन है वो डिफाइन किया गया है और ये अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन की तरह मूव करता है। और स्केलर चेन मैंने आपको पहले भी बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। वही अगर हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन डिफाइन नहीं किया गया है कि किस डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा, तो ये कैसे भी फ्लो कर सकता है। अगर हम इसकी नेचर्स की बात करें, फोर्थ पॉइंट, इट इज मोर स्टेबल, फोरकास्टिंग इज पॉसिबल इन इट। इट इज टेम्पररी एंड लेस स्टेबल, फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन इट। इसमें जो है फोरकास्टिंग पॉसिबल है और ये मोर स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी इसमें होती है,
और इसमें ये टेम्पररी होता है, तो ये स्टेबल तो बिल्कुल नहीं होगा और इसमें फोरकास्टिंग भी पॉसिबल नहीं होता है। अब आ रही है फिफ्थ पॉइंट की लीडरशिप। बिकॉज ऑफ देयर हाई रैंक द मैनेजर्स आर लीडर्स, द लीडर्स इज इलेक्टेड। इसमें जो लीडर्स होते हैं वो मैनेजर्स ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जनरली, लेकिन जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसमें जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्शन करने के बाद जो इलेक्टेड होते हैं उनको ही लीडर की तरह देखा जाता है। अब आ रही है लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट की अथॉरिटी। अथॉरिटी इज बॉर्न आउट ऑफ द post-established in organization move downwards, and authority comes existence because of individual virtual authority move downward or it can be horizontal। यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी अथॉरिटीज होती है वो आपका पोस्ट के वजह से स्टैब्लिश होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन में डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करता है। वहीं अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये हॉरिजेंटल और डाउनवर्ड दोनों ही तरीके से मूव कर सकता है। तो होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल में वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।